वीडियो इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। मैं सिकू तिरुजित करिया। हमारे पिछले एपिसोड में हम परिचय देना भूल गए थे श्रीजित का, लेकिन अब हम सब जानते हैं। विजन एक व्यूअर स्ट्रीट फिटिंग सिस्टम है जो हम आमतौर पर देखते हैं या मार्ट्स एक स्कूल में फिट करते हैं। उसी तरह रिंग में फाइट करना भी हमें पता है। हम हमेशा एक दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं ना। केवल कुछ खास मौकों पर ही वो बहुत क्लोज रेंज में आ जाता है और वहां कई सीक्वेंस काम करते हैं। लेकिन क्या सड़क पर आमतौर पर ऐसी ही फाइट या वही स्थिति होती है जो हमारी रिंग में चलती है? सड़क पे ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता। तो आज हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि एक स्ट्रीट फाइट में जो फाइट की स्थिति बनती है उससे हमें क्या क्या आइडिया मिलते हैं, या फिर कुछ मुख्य आइडिया क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब हमारा विरोधी या एनर्जी या जब वो हमला करता है या मूव करता है तो उस एनर्जी को हम रीडायरेक्ट या बफर करके उसे वापस भेज कर ही डिफेंड करते हैं, या फिर उसी एनर्जी से अटैक करते हैं। ऐसा ही कुछ मुख्य एक दो पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस एनर्जी। उसी तरह विंग चुन में सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट है सेंसिटिविटी। ये कैसे होता है यही मैं यहां बता रहा हूं। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में ध्यान से देखते हैं। जब हम किसी फाइट में होते हैं या कोई विरोधी हमला करता है, उसके अंत में या उस हमले के दौरान, उदाहरण के लिए मैं एक पंच की बात करूंगा। मैं एक पंच अपने शरीर से शुरू करता हूं और आगे बढ़ाता हूं। इसे हम एक मूवमेंट का 0% से 100% तक कह सकते हैं। तो हमें यह देखना है कि हम कहां हैं, या ये मूवमेंट कितने प्रतिशत तक पहुंचने पर हम इसे फोकस करते हैं और इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ श्रीजित जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस पंच का लगभग एक सिस्टम का प्रतिशत पूरा होने के बाद या इसके एक एंड पॉइंट पे इसे डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ और भी बातें हैं। श्रीजित के शरीर के साथ श्रीजित का डिफेंस वेपन जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है, या फिर मेरे अटैक को खत्म करने वाले इस पॉइंट पे ही श्रीजित इसे डिफेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी संभावना हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं अभी एक पंच कर रहा हूं। श्रीदीप का फोकस इसी हाथ की ओर है। श्रीजित को पता है कि मैं इसे डिफेंड कर पाना संभव है या नहीं। अब इसकी संभावना हम देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उस 102% वाले एक ही मूवमेंट में उसके अंत में वो हमारे शरीर के साथ जुड़ जाएगा। उस समय अगर हम इसे डिफेंड करने की कोशिश करें तो उसकी संभावना हम यहां देख सकते हैं। संभावना बहुत कम है। तो विंग चुन जो आइडिया देता है वो क्या है, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। विंग चुन में मानसाओ या ट्रायंगल या प्रीएमेंशन जिसे कहते हैं वो क्या है। जब हमारा प्रतिद्वंदी हमारे डिस्टेंस या क्रॉस रेंज में अपनी बॉडी मूव करता है तो तुरंत ही हम प्रिवेंट करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। बात मत करो, यहां हम उसी एक ही मेथड को एक बार देख लेते हैं। मेरा पंच, वही मूव करने पर या मेरी बॉडी में उस एक पंच की रिएक्शन, या जब मेरी बॉडी मूव करती है तभी ये प्रिवेंशन हैंड या जिसे मनसावो कहते हैं, ये हाथ आगे आ जाता है। इसे डिफेंड करने के लिए भी यहां सीज कोशिश कर रहा है। इसमें कितनी संभावनाएं हैं, चलिए देखते हैं। इसे आसानी से किया जा सकता है ना? तो अब ध्यान से देखो। यहां बिजली पे ध्यान केंद्रित किया गया है। क्या ये मेरे शरीर की हरकतें हैं या मेरे हाथ की हरकतें हैं या शरीर की हरकतें हैं? हमारे हर देश की सीमा पर जो रडार लगाए गए हैं, या जब युद्ध होता है तो हम ये जानने के लिए रडार लगाते हैं कि कोई मिसाइल आ रही है या नहीं, है ना? वरना अगर वो हमारे देश के अंदर गिर जाए तो युद्ध करना है या नहीं करना है। ये यहां भी हुआ है। क्या हुआ?
जब कोई हमला अपने अंतिम चरण तक पहुंच जाता है तो उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम शुरुआत में ही उसे नष्ट कर दें तो हमारे लिए उसे बहुत आसानी से रीडायरेक्ट करना या उसकी ऊर्जा को वापस भेजना संभव हो जाता है। यही यहाँ दिखाया गया है। यही तरीका हम श्री फाइट में भी विंचुन के साथ इस्तेमाल करते हैं। पहले श्रीजित ने जैसा कहा था, जब कोई हमला होता है तो हम कहां फोकस करते हैं? क्या हम उस वेव या उस अटैक की दिशा पे फोकस करते हैं, या फिर अपने शरीर पर, या उस सामने वाले की पूरी बॉडी पे फोकस करते हैं? यही हमने कहा, श्रीजित ने कहा, हम सामने वाले के शरीर पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, अब इसका एक संभावित तरीका या फिर फाइट में इसका चांस कैसे होता है उस पे हम जरा ध्यान दें। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जब हम अटैक करते हैं तो सामने वाले के हिसाब से अपने शरीर को या फिर उस हथियार के आने की दिशा में फोकस करते हैं। जब हम वहां डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो वहां क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए शीलगन श्री खुद 11 राउंड पंच कर रहे हैं। जब मैं सामने वाले के हिसाब से उस हथियार के आने की दिशा में अपने शरीर को घुमाकर डिफेंड करता हूं तो यहां क्या होने की संभावना है? मैं खुद ही सामने वाले को मुझ पे अटैक करने के लिए एक ओपन एरिया दे रहा हूं। अगर हमारी कोई एक दिशा खुली है तो गो फॉरवर्ड कहने वाले विंग चुन के फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया था। राउंड हाउस किक करते समय मैं उस हथियार की ओर ना जाकर या अपने शरीर को उस हथियार की दिशा में घुमाए बिना क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं सामने वाले के शरीर के स्रोत या जहां से वो हथियार आ रहा है उस जगह पर ध्यान देता हूं। हमें तो पता है कि ये हाथ उसी शरीर से आ रहा है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा रास्ता खुला है या नहीं। जब सामने वाला एक निश्चित दूरी तक मेरे पास आता है तो या तो मैं प्रिवेंशन करता हूं या सतर्क हो जाता हूं, या फिर क्योंकि मेरा रास्ता खुला है मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। जब पंच किया जाता है तब जैसे कि यही हो रहा है, क्योंकि हमें एक बात पता है, श्रीजित का, या जिसे हम राउंड हाउस पंच कहते हैं, वो इस पॉइंट पर है। ये एक घुमावदार रास्ते से आ रहा है ना? ठीक है, इसे हम बहुत शॉर्ट पंच भी कह सकते हैं। ऐसे कई तरह के पंच होते हैं, उनकी संभावनाओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं अभी ये बात कर रहा हूं, ठीक है? ये है एक रूट। मेरा एक रूट क्या है? 1.2 से अगला पॉइंट बहुत स्ट्रेट पॉइंट है, इसलिए ये बहुत शॉर्ट है। अगर ये थोड़ा लंबी दूरी पर हो तो पंच को तेजी से करना पड़ेगा। यही है यहां होने वाली चीज। चांस बेंच जो एक आइडिया देता है कि किसी भी कारण से हमें अपने प्रतिद्वंद्वी के हथियार की दिशा में या उस दिशा में कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा टारगेट कहां करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा अपने पूरे शरीर या प्रतिद्वंदी के पूरे शरीर को उस टोटल स्ट्राइक जोन की ओर फोकस करना चाहिए। अब जब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो आपने सुना होगा हार्ड एनर्जी और सॉफ्ट एनर्जी। हार्ड एनर्जी क्या है और सॉफ्ट एनर्जी क्या है? क्या हर एनर्जी के पीछे कोई फर्क नहीं है? हमें पता है कि हमारी हड्डियां और हमारी मांसपेशियां ही असल में काम करती हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, या फिर मार्शल आर्ट्स में जो सॉफ्ट एनर्जी कहते हैं वो असल में क्या है? हम हार्ड एनर्जी को इस तरह देख सकते हैं। पहली बात, एक अच्छी पोजीशन हमेशा याद रखें। तब हमें पता है कि ये गार्ड पोजीशन बहुत मजबूत होती है, या फिर इस व्यक्ति के दोनों हाथ होने, उसके सभी मसल्स या हड्डियां पूरी तरह से बहुत परफेक्ट और बहुत मजबूत तरीके से हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। इसमें से एक अटैक कैसे आता है? 100% ये व्यक्ति अपनी एनर्जी को लोड करके बिना उसे ऑफ किए ही अटैक की ओर बढ़ता है। लगातार हमारे मसल्स को लोड करते हुए जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें ही हम हार्ड एनर्जी कहते हैं। लेकिन विंग चुन में जो हार्ड एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल होता है वो ऐसा नहीं है। ये कैसे इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट क्या है, सॉफ्ट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। सॉफ्ट एनर्जी के बारे में बात करना या उस पर एक वीडियो शेयर करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, आइए हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझ के हैं। अब श्रीजित का हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड या 100% रिलैक्स्ड वर्जन है जो नीचे की ओर रखा गया है। इस हाथ को हम फोल्ड करके इस पोजीशन में होल्ड करने की कल्पना करें। मान लीजिए कि इसमें एक 110% मसल पावर का इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि हमने पहले कहा था, प्रोपेंशन मोड, या जिसे हम मनसावो वूसावो कहते हैं। इस क्लासिक पोजीशन में जो हमने अभी बताया उसमें भी वही प्रतिशत ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे डबल करके केवल 20% मसल पावर का उपयोग किया जाता है। इसके जॉइंट्स और मसल्स सब कुछ कनेक्ट करके मान लीजिए कि केवल 20% या 20 से 25% या फिर 15% मसल पावर का ही इस्तेमाल हो रहा है।
और फिनिश में हमेशा क्या होता है, क्या ये व्यक्ति मुझे पुश करेगा या फिर मुझ पर अटैक करेगा या फिर मुझे डिफेंड करना है। और डिफेंड करने के लिए मैं बस अपने हाथ का वही पहले बताया गया 20% ऊर्जा ही इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा सोचिए, जब भी मुझे लगता है कि सामने वाले की ऊर्जा इससे भी ज्यादा है, तो मुझे या तो उसके सामने मूव करना है या फिर इसे ब्रेक करने का तरीका अपनाना है। अगर मुझे मूव करना है तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, इसमें हम अपने इस हाथ या इन जॉइंट्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे या फिर हर मसल में हम इसे डिटैच करते हुए मैं फिर से अटैच करूंगा। एक मूवमेंट होने पर सिर्फ 11 मिलीसेकंड के लिए ही मेरी मसल पावर एक्टिव होती है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, वैसे ही हम शून्य इंस्टेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब मैं पंच करता हूं उस समय या फिर जैसा मैंने पहले बताया था, बहुत ही कम ऊर्जा है ना। मेरी मसल पावर सिर्फ उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल करती है जितना कि मेरे हाथ को इस एक पोजीशन में होल्ड करने के लिए चाहिए। यहाँ जब मैं एक ही पल में अपने सारे जॉइंट्स को मसल्स के साथ जोड़ता हूं, तभी वहां एक ऊर्जा विस्फोट जैसा होता है। तो इसी तरह फिंचू में सॉफ्ट एनर्जी या हमारी मसल्स और हमारी हड्डियों या जॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है, या फिर इसे टेक्निकल भाषा में कहें तो अटैच और डिटैच किया जाता है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। अब मान लीजिए श्रीजित ने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, ठीक है। ये जो पकड़ है, इसमें काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। आमतौर पर मैं क्या करता हूं, मैं अपनी मसल्स से पूरी ताकत से उसके विपरीत फोर्स लगाता हूं ताकि अपनी मसल्स को पूरी तरह से सभी मसल्स को जोड़ देता हूं। या फिर अगर मैं हमेशा लोड लेकर इस पर रिएक्ट करने की कोशिश करूं, या फिर इस तरह कोशिश करने को ही हम हार्ड एनर्जी कहते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि मैंने पहले जिस मेंचुनिल में इस्तेमाल होने वाली सॉफ्ट एनर्जी क्या करती है। देखिए, उसने मुझे पकड़ रखा है, बहुत मजबूती से पकड़ रखा है, लेकिन मैं इसके खिलाफ बहुत ही कम, लगभग 1% एनर्जी ही इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं असल में क्या कर रहा हूं, या फिर मैं उसकी पकड़ को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं या उसे रिलीज कर रहा हूं, और उसी समय मैं खुद को उससे अटैच भी कर रहा हूं ताकि मैं उसे आसानी से हटा सकूं। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, एक अनअपेक्षित स्थिति पैदा करने के लिए मेरी मांसपेशियां और मेरी मूवमेंट्स मेरी मदद कर रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे ऊर्जा होती है, वैसे ही जब हम परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके कोण और हमें कब डिफेंड करना है, कब अटैक करना है, ये सब बातें आती हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमें पता है कि एक फाइट में एक विरोधी की बहुत ही बेसिक पोजीशन में अगर हम अटैक करें तो क्या होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गार्ड पोजीशन में है और मैंने उस पर अटैक कर दिया या मैंने फेंच कर दिया, तो निश्चित रूप से, या फिर मैंने इमीडिएटली वहां कुछ किया, तो वहां क्या होगा, क्योंकि ये उसकी सबसे बेहतर पोजीशन है। अगर मैं इसमें घुसने की कोशिश करूं या सोचूं कि चलो जो भी हो कर ही लेते हैं, तो हम जानते हैं कि अटैक करने के बाद भी वहां टेक रीच होने की संभावना बहुत कम है। ध्यान दें कि यहां एक मूवमेंट हो रहा है। उदाहरण के लिए, जब श्रीजित मुझे अटैक करने की कोशिश करता है, एक बार, अब एक डिस्टेंस से हम मूव करके हमें अटैक करते हैं, तो यहां क्या होगा, जब मैं इसे रीडायरेक्ट करता हूं तो इस व्यक्ति का बैलेंस या थोड़ा अनबैलेंस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसी तरह ये व्यक्ति एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आ जाएगा। ये एक पोजीशन है, तो इस समय अगर मुझे पुश किया जा रहा है तो क्या होगा। देखिए, जैसे मैं इस व्यक्ति को अनबैलेंस करके उसकी कमजोर पोजीशन में लाता हूं, मैं कभी भी बेहतर पोजीशन में नहीं बल्कि कमजोर पोजीशन में ही हमेशा अटैक करने की कोशिश करता हूं। इसी तरह एक अनअपेक्षित स्थिति बनाने के लिए विंग का इस्तेमाल करने का एक और तरीका है एंगल्स। आइए देखें कि हम अपने एंगल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे पहले पुश किया था, जब एक पुश आता है तो मैं इसे पुश करते समय लेफ्ट साइड की ओर रिडायरेक्ट करता हूं, या फिर मैं इसे राइट साइड की ओर रिडायरेक्ट करता हूं, या फिर टॉप की ओर रिडायरेक्ट करता हूं। ऐसे आप सोचिए, ये सब मैं एक ही दिशा में करता हूं क्योंकि उसके एंगल्स जाते हैं, जैसे लेफ्ट, या फिर मेरे दोनों हाथ लेफ्ट और राइट दोनों एक ही दिशा में होते हैं। इसे रीडायरेक्ट करना, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेफ्ट को या हमारे लेफ्ट को राइट को भी ठीक वैसे ही, टॉप, बॉटम। फिर इसी तरह जब हम इसके बारे में और ज्यादा सीखते हैं तो इसका 45 डिग्री एंगल उसके नाम पर, ऐसे कई अलग अलग या 45 डिग्री वाले हम कई मल्टीपल एक्शंस देकर ही गिरावट में रिएक्ट करते हैं। हम इसे कैसे नोटिस कर सकते हैं। देखो, उसने मुझे फिर से पुश किया,
जब उसने पुश किया तो मेरा बायां हाथ ऊपर की ओर और दायां हाथ नीचे की ओर गया। तो ये दो मल्टीपल डिटेक्शन लाइनों की तरह है। तो क्या इस मल्टीपल डिटेक्शन लाइन में ये व्यक्ति इंस्पेक्टेड हो जाएगा? मैं इसी तरह से उसकी कमजोर पोजीशन पर अटैक कर रहा हूं। यहाँ जब वो मुझे एक पंच मारता है तो मैंने पहले जिन एंगल्स के बारे में बताया था, या फिर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये कैसे काम करता है, या विंच को इसका आइडिया कैसे मिलता है, या विंच इस पर कैसे रिएक्ट करता है, इसे हम एक छोटे से उदाहरण में देखेंगे। श्री खुद पंच कर रहा है। मैं राइट, टॉप, इन सभी एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए ही कर रहा हूं। मैं वापस आके हमारे लिए एक अनकनेक्टेड सिचुएशन क्रिएट करता हूं। इससे मुझे उस फाइट को आसान बनाने में मदद मिलती है। चलिए इसे ऐसे देखते हैं, जैसे मैं एक डायरेक्शन में ही अपनी राइट स्टिक को घुमा रहा हूं, वैसे ही अपनी लेफ्ट की भी एक डायरेक्शन में ही रोटेट करना है, वही डायरेक्शन में, ऊपर की ओर भी, लेफ्ट भी उसी डायरेक्शन में। या फिर हम इसे ऐसे देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को एक ही तरीके से उसी डायरेक्शन में मैं इन एंगल्स का या इस मोशन का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जैसा कि विजन कहता है, या जैसा मैंने पहले बताया था, मल्टीपल डिटेक्शन है ना। मल्टीपल मोशन से मेरा मतलब क्या है? देखिए, यहां मेरी राइट हैंड नीचे की ओर, एक नीचे की ओर रोटेशन के लिए है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक ही समय पर फ्रंट की ओर होने वाले मोशंस हैं जो मैंने अभी इस रोटेशन में इस्तेमाल किए हैं। यही तरीका है। मल्टीपल डिटेक्शन या एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए ही डिफेंस और अटैक दोनों होते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में ही बताया था, मेरी स्किन या मेरे हाथ की ये ओपोनेंट का हाथ हो या मेरी बॉडी का कोई भी एक हिस्सा जब टच करता है या जब उसकी एनर्जी आती है, तब मैं इसे फोल्ड करके या इसे बफर करके आगे बढ़ना है, उसका हाथ। तो अगले अटैक में भी ताकत है। तो यहां भी क्या हो रहा है, मेरी स्किन टच करके मुझे समझ में आ रहा है कि जैसा हमने पहले कहा था, केवल 20% एनर्जी से ही मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है। तो मेरी स्किन इसे महसूस कर रही है। इस आदमी की मूवमेंट को हर समय समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से इस आदमी के हाथ से इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ को उसी एंगल में मूव करते जा रहे हैं। अगर आपकी तरफ से ओपन है तो सीधे आगे बढ़ते रहिए। दूसरी उम्मीद क्या थी? आपका हाथ कहीं भी हो सकता है, या फिर अगर उस हिस्से में कहीं भी हमें कोई दिक्कत या सामने से एनर्जी का विरोध मिलता है, तो यहां दो चीजें करनी होती हैं। एक है रीडायरेक्ट करना, या फिर एक नए रास्ते पे जाना। इसी तरह से बिजल में ये संवेदनशीलता काम करती है। आइए हम सिजो को जाने। जब हम यहाँ पहले बताई गई संवेदनशीलता, या जब किसी फाइट में ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं, हमें पता है कि सिर्फ 11 अटैक ही नहीं, कई तरह की मूवमेंट्स होंगी। जब हमारा हाथ या हमारी त्वचा संपर्क में आती है, या जब हमारा प्रतिद्वंदी संपर्क में आता है, तो हम उस एक हिस्से को महसूस करते हैं। उसी को महसूस करते हुए हम उस व्यक्ति की ऊर्जा को रीडायरेक्ट करते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, जैसा कि बताया गया है। तो फिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये मोशंस जो स्ट्रीट फाइट में बहुत ही इमीडिएट तरीके से होते हैं, क्या हम इन्हें पहचान सकते हैं? या फिर क्या हम इस एक सेंसिटिविटी को उसी इमीडिएट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम उसके अनुसार रिएक्ट कर सकते हैं? सीन चिन में एक मेजर एसेंस है जिसे चीज कहा जाता है। अगर हम डबल स्टिकी हैंड की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, या फिर ये चीज हमें क्या फायदा देता है, हम इसे फाइट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब बातें हैं। इंस्पेक्टेड जैसी एक स्थिति कैसे बनाई जाती है और ये कैसे होता है, ये आपको ये एसेंस करते समय खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ सिजो कोशिश कर रहा है कि पार्थ को ओपन करके उसी समय मेरी दोनों हाथों को एक हाथ से डिफेंड करते हुए अटैक करने की कोशिश करे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसे कोरियोग्राफर के तौर पर सीख रहे हैं, तब भी मेरे हाथ या सिजो के हाथ के बीच एक संपर्क होता है। उसी को समझते हुए ये स्किल कैसे समझनी है, या फिर इन दोनों हाथों के बीच के संपर्क को समझते हुए ही सिजो यहाँ अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह विंग चुन में हम चीज साओ कहते हैं। ये एक विकल्प या एक अभ्यास है जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं। इसका क्या फायदा होगा? 2-3 फायदे हैं। एक सिंपल बात मैं कह सकता हूँ, चीज साओ की ट्रेनिंग या ये अभ्यास हम बहुत क्लोज होकर करते हैं। इसका मतलब है कि ये क्लोज या क्लोज रेंज पोजीशन में ही प्रैक्टिस किया जाता है, तो बहुत आसानी से ही वो हमें अटैक कर सकता है। इस तरह जब हम बहुत क्लोज रेंज में प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे अटैक करना संभव होता है। जब मैं कोशिश करता हूं, तो मेरा हाथ या जो भी हाथ फ्री होता है, उस हाथ का इस्तेमाल करके मैं इस आदमी के हर अटैक को ब्लॉक कर सकता हूं।
और वो आसानी से एक नई राह खोल सकता है। ठीक उसी समय जब वो बहुत साफ तरीके से रास्ता खोलता है, वहीं वो अटैक करता है। ये जो दोनों हाथों से या जो भी ये सेंस हैं, जब हम कई सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे हर एक एंगल पर मूव करने वाले हर एंगल को मैं आसानी से पहचान सकता हूं और उसी के हिसाब से उसे वापस अटैक करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। किसी भी वजह से इसमें हमारी नजर विजन मदद नहीं करती, बल्कि मेरी त्वचा की संवेदना स्किन सेंस ही इसमें मदद करती है। ऐसे क्लोज्ड और एमआई की तरह की स्थिति में यह सिर्फ उस दूरी पर काम करता है जहां से मैं अटैक कर सकता हूं। तो यहां जैसा कि मैंने पहले कहा था, हर एंगल को हमारी त्वचा बहुत सटीकता से महसूस कर लेती है। तो जब हम इसे एमआई की तरह ही रिएक्ट करते हैं, तो इससे मिलने वाले 11 फायदे क्या हैं? सड़क पर जब कोई हमें एक दूरी से अटैक करता है, तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो कोई स्किल्ड व्यक्ति हो या नहीं? ये सवाल उठता है। हम किसी एक व्यक्ति से जो किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, हमेशा क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं यहाँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ, वो सब ऊपरी शरीर के बारे में है, या फिर जिस तरह से हाथ का इस्तेमाल किया जाता है उसी के बारे में बात की है, ताकि इस व्यक्ति को और अधिक क्रॉस रेंज तक पहुंचने में मदद मिल सके। इसी तरह जब हम हल्का इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम यही करते हैं। तो चलिए इसे हम इस तरह से देखते हैं। अब मान लीजिए कि स्ट्रीट फाइट में नहीं, बल्कि कोई एक व्यक्ति लंबी दूरी से हमला करता है, तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। अभी सिजू मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसी समय पता चल जाता है, क्योंकि मेरा हाथ उसे महसूस कर लेता है और उसी समय हम उसका जवाब भी दे सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी पैदा करते हैं, वैसे ही ये एक और सवाल है, हम लम्बे का अभ्यास क्यों करते हैं? देखिए, सभी ने एक बात सुनी होगी कि हम अपने हाथ की कंडीशनिंग के लिए मुक्के का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी नहीं, बल्कि 2-3 मुख्य विचार हैं जिन्हें हम इस ट्रेनिंग के जरिए अपनाते हैं। देखिए वो क्या है, मैं संक्षेप में बता देता हूं। हमें इसके बारे में और भी विस्तार से एक वीडियो में बताएंगे। आइए हम बात करें। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो हर हाथ में एक छोटी सी मूवमेंट होती है। हर इस हाथ में हर चीज के लिए एक छोटी सी मूवमेंट होती है। हमें इसे ऐसे सोचना चाहिए जैसे वो हमारा प्रतिद्वंदी है। जब मैं इस हाथ की ओर अपनी ताकत लगाता हूं, तो ये केवल 3.5 मिली या 1 फायर मिली ही मूव करता है। अब हमें पता है कि किसी भी कारणवश अगर ये हाथ नहीं है, तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा या उस दिशा में नहीं जाएगा। तो हम यहाँ इस हाथ को एक मजबूत प्रतिद्वंदी की ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? अब इस एक छोटे से मूवमेंट के अंदर से मेरी त्वचा उसे महसूस कर रही है, या फिर मेरा हाथ वहां एक मजबूत ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो उसी समय मैं उस ऊर्जा को उसके विपरीत दिशा में रीडायरेक्ट कर देता हूं और फिर मैं पलटकर हमला करता हूं। ये वही सिस्टम है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। क्योंकि अगर हमारे रास्ते में किसी भी तरह की ऊर्जा है, तो निश्चित रूप से हम उसे एक नई तरीके से खत्म कर सकते हैं। एक और बात क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये किसी एक कारण से या किसी एक सीमा में नहीं आता, या फिर क्योंकि ये 5 मिलीमीटर से ज्यादा मूव नहीं हुआ, इसलिए हमने पहले जो कहा था, या हर एक हैंड शेप के अंदर जो ये अलग अलग शेप्स हम सीखते हैं, वे भी बिल्कुल सटीक तरीके से मेरे हाथ के उसी एक शेप को दर्शाते हैं। चाहे उसे मोड़ना हो या उसी एक एंगल को वहीं बनाए रखना हो। और वो एक शेप कैसा है, या प्रतिशत में हमारा एक या ट्रांस होगा या पास होगा, इन सब की शेप कैसी है, ये हमें बिल्कुल सटीक तरीके से सिखाया जाता है। हर पोजीशन में ले जाके होल्ड किया जाएगा। उस ऊर्जा को समझकर या फिर कोई नया रास्ता हम ढूंढेंगे, तभी हमें सच में समझ में आएगा। हमारी ट्रेनिंग में हम हर मूवमेंट को बहुत धीरे धीरे करते हैं। उसके बाद ही जब हम कई बार कोशिश करते हैं, तब हमें समझ में आता है, या फिर जब हमारा हाथ छूता है, तभी हमें समझ में आता है कि वो ऊर्जा है या नहीं। ये सब हमें इस ट्रेनिंग के जरिए ही समझ में आता है। तो इसका एक फायदा हमें कहां मिलता है? जब हम किसी स्ट्रीट फाइट में होते हैं, तो पहले बताए गए कई सेंसेस को आप एक बार पीछे मुड़कर सोचिए। हमारे हर एक सेंस में हमारा हाथ ये महसूस करता है कि सामने वाले की ऊर्जा या कोण किस दिशा में है और उसे किस तरफ मोड़ना है। यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विंग चुन नामक मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हमने बात की। मैंने यहाँ आपसे इस तरह बात की कि आपको उसका एक मोटा मोटी रूप समझ में आ जाए, और सारी बातें इसमें शामिल की हैं। अब हम आगे के वीडियो में हर एक विषय के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम हर विषय के विस्तार से चर्चा करेंगे या उसे अच्छी तरह समझाएंगे।
मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। धन्यवाद।